दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की। जिला जौनपुर का एक थाना लगता है जफराबाद, और जफराबाद का एक इलाका लगता है अहमदपुर पुरानी गोदाम की। ये एक सच्ची घटना है। दरअसल एक महिला होती है जो कि बनारस में रहती है। उसका नाम शकुंतला होता है। शकुंतला हर रोज सुबह और शाम वो अपने भैया से बात करती है और अपने भाभी से भी बात करती है और उनका हालचाल पूछती है। भैया से बातचीत हो जाती है तो भाभी से जरूर बात करती है, और भाभी से बातचीत होती है तो फिर दोनों में से किसी न किसी से बात जरूर करती है। भैया और भाभी की जो उम्र थी वो 60 साल और 62 साल के आसपास होती है। यह तारीख थी 9 दिसंबर 2025। शकुंतला ने अपनी भाभी बबीता देवी को जो फोन लगाया, सुबह के 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और फोन स्विच ऑफ था। वो थोड़ी देर इंतजार करती है और फिर से अपनी भाभी को फोन लगाना शुरू करती है शकुंतला, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। इसी बीच में उसने अपने भैया को फोन लगाया जिसका नाम श्यामलाल होता है। श्यामलाल को जैसे ही फोन लगाया जाता है तो श्यामलाल का भी नंबर स्विच ऑफ आता है। शकुंतला इस पर थोड़ा परेशान हो जाती है और इंतजार करती है कि फिर से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आखिरकार बातचीत करने की कोशिश करती हैं। वक्त बीत जाता है लेकिन कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन में उसने कई बार कोशिश की अपने भैया और भाभी से बात करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। अगली तारीख आ जाती है, यानी 10 दिसंबर 2025 का। फिर से ट्राई करती है बातचीत करने के लिए। आखिरकार फिर से पूरा दिन निकल जाता है और बात नहीं हो पाती है। उसका नंबर जो था वो स्विच ऑफ होता है, ऑन होता ही नहीं है। तारीख आ जाती है 11 दिसंबर 2025 की। वो फिर से कोशिश करती है लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। आखिरकार शकुंतला ने अपने सगे भतीजे अम्बेश कुमार और रिंकू को फोन लगाया और कहा कि बेटा अपनी मम्मी से बात करा दो, तुम्हारी मम्मी का नंबर बंद आ रहा है, मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस पर हो सके तो अपने पापा से बातचीत करा दो, लेकिन बातचीत करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ। रिंकू ने जैसे ही बात को सुना उसने कहा कि बुआ ठीक है, मैं बात कराता हूँ। वो जाता है, उधर की बातें करना शुरू कर देता है। पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया। अगली तारीख आती है 12 दिसंबर 2025 की। अब अम्बेश कुमार और रिंकू की जो बहन है वंदना, उसका फोन आता है कि मम्मी और पापा का दोनों का नंबर बंद आ रहा है, एक काम करो जरा बात कराओ उनसे। तो रिंकू कहता है कि मैं उनसे बातचीत कराने की मैं क्या करूं, बुआ का कई बार मेरे पास फोन आ चुका है, वो दरअसल घर में मिल ही नहीं रहे हैं, अचानक से कहीं लापता हो गए हैं, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं, तुम ही मेरी मदद करो। भाई ने अपनी बहन से जब इस तरह की बातचीत की उसके बाद फिर वो कहता है कि उसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। घंटे 2 घंटे बीते ही थे कि नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तक तो माता पिता का नंबर स्विच ऑफ था, अब भाई का भी नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और 12 तारीख पूरी गुजर जाती है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है लेकिन रिंकू का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो वंदना परेशान हो जाती है, सीधे जफराबाद थाने पहुंचती है। थाने जाने के बाद कहते हैं कि साहब मेरे पिता जिनका नाम श्यामलाल है, उम्र उनकी 62 साल है, मेरी माँ जिनका नाम बबीता देवी है, उम्र 60 साल है, मेरा भाई जिसका नाम अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू सिंह जिसकी उम्र 37 साल है, वो लापता है, वो अचानक से गायब हो गए हैं। हर जगह तलाश कर लिया लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब सब मदद कर दीजिए साहब। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद अब नंबरों को सर्विलांस पे लगाया गया, ये देखने के लिए कि आखिरी बार किससे बात हुई है। CDR निकलवाई जाती है लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख ये बीत रही थी। जब 15 तारीख आती है तो अचानक ही ये
अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू का फोन जो था बंद वो खुल जाता है और जैसे ही फोन खुलता है तो सबसे पहले कॉल उसने अपनी बहन वंदना को ही लगाया। वंदना से कहा कि बहन जो घर पर एक ताला लगा हुआ था पहले से ही, उसके ऊपर एक और ताला किसने लगा दिया है? क्या इसकी चाबी तुम्हारे पास है? भाई ने जब अपनी बहन से यह बात कही तो बहन कहती है चाबी मेरे पास है, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी से तुम्हारे पास चाबी भिजवाती हूँ। जैसे ही चाबी भेजने का नंबर आता है अचानक ये पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इस रिंकू से पूछताछ करती है कि भाई तुम्हारा नंबर 2-3 दिन से बंद आ रहा था, चक्कर क्या है, कहाँ थे तुम? वो कहता है कि साहब मैं बनारस के घाटों पर अपने माता पिता को तलाश कर रहा था, उनसे हल्का फुल्का मेरा झगड़ा हो गया था, वो अचानक घर से नाराज होकर चले गए थे, अब वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ। पुलिस वालों ने जब उससे बातचीत करना शुरू किया तो शुरू से लेकर आखिरी तक तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम्हारा नंबर जो सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन उसकी आ रही थी, जो सीडीआर के माध्यम से जिससे बातचीत हो रही थी, पुलिस ने उसी हिसाब से सब जब उससे बातचीत करना शुरू किया है तो पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था। कभी कुछ झूठ बोल रहा तो हर बार उसका एक नया बयान होता था। पुलिस को लगता है कि यही सस्पेक्ट है, यही इसने कुछ न कुछ किया है अपने माँ बाप के साथ। पुलिस ने अब अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू जो कि क्वालिटी इंजीनियर होता है, कोलकाता में रहकर नौकरी कर रहा था, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तब वह पूरी कहानी सामने रखता है। साल 2019 की बात है, उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, नौकरी की तलाश में जुट गया और लगभग 750 किलोमीटर दूर कोलकाता से उसके पास एक कॉल आती है कि क्वालिटी इंजीनियर की आपके लिए जॉब है, क्या करना चाहोगे? वो जॉब करने के लिए कोलकाता चला जाता है और वहां अपना रह रहा था। परिवार से बीच बीच में बातचीत होती थी, लेकिन इसी बीच में जब लॉकडाउन लग जाता है तब लॉकडाउन के समय की बात है, उसका घर वालों से पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, उनसे मिलना जुलना बंद हो जाता है। और इसी बीच में पास में ही रहने वाली एक लड़की होती है जो कि ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी, वो उसको देखती थी। लेकिन एक दिन उस लड़की ने पूछ लिया कि तुम अपने घर नहीं गए। इसी बीच जब उसने पूरी कहानी बताई तब उसने लड़की की उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू हो जाती है। लड़की उसकी गाहे बगाहे मदद करना शुरू कर देती है, कभी खाने में तो कभी उसके कपड़े धोने में तो कभी उसके रहन सहन में। कब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लड़की लड़के ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन लड़की मुस्लिम होती है और लड़का हिंदू होता है। लड़की के परिवार वालों में से ज्यादा कोई लोग थे नहीं, कोई इतराज करने वाला था नहीं, लेकिन लड़के के परिवार में से ज्यादातर लोग थे जो एतराज करने वाले थे, चाहे उसकी बड़ी बहन वंदना हो, चाहे अर्पणा हो या फिर सपना हो। तीनों बहनों ने जो 3 बहनों में थी वो इकलौता भाई होता है, साफ साफ इनकार कर देते हैं। पिता उसके रेलवे में लोको पायलट होते हैं और माँ उसकी गृहिणी होती है। सभी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुस्लिम लड़की हमारे घर में किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, लेकिन वो इकलौता लड़का वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने परिवार वालों को पीछे करते हुए उसने प्रेम विवाह कर लिया। जैसे ही प्रेम विवाह कर लेता है, घर वाले इस शादी को मंजूरी देते नहीं हैं, साफ साफ कह देते हैं ना तो तुम घर के अंदर आओगे और ना ही कभी तुम्हारी पत्नी इस घर के अंदर आएगी, तुम उनसे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन लड़का था, देर सवेर जब बात आगे होती थी तब तक उस लड़के को आने पर कोई अनुपत्ति नहीं थी, लेकिन उस पत्नी को लाने में पूरी तरह से आपत्ति थी। और इसी बीच में जब घर वाले बातचीत किया करते थे तो पूछा करते थे क्या तुमने नमाज पढ़नी शुरू की कि नहीं की? उसने तो अब तक तुम्हें अपने सारे धर्म की बातें सिखा दी होंगी, वो तो तुमने मीठी खाना भी सिखा दिया होगा, उसने तुम्हें पूरी तरह से पक्का मुसलमान बना दिया होगा। इस तरह की बातें थी, लेकिन वो लड़का साफ साफ कहता था कि माँ पापा बहन सभी को मैं बताता हूँ कि उसने अपना धर्म छोड़ के यानी कि मुस्लिम धर्म छोड़ने के बाद वो हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को पूरा करती है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं रही है।
वो हमारे ही जैसी हो चुकी है। घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वक्त आगे बढ़ रहा था। पहले एक बेटी पैदा हो जाती है और रिंकू को, और फिर उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हो जाता है। दोनों ही अभी अबोध हैं, छोटे हैं। इसी बीच में घर वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 30 जून 2025 को लोको पायलट, जो उनके पिताजी थे, वो रिटायर हो जाते हैं। जब अपने पिताजी की रिटायरमेंट आया तो उसने साफ साफ कहा गया उससे कि अपनी पत्नी से तुम तलाक ले लो और वहां से छोड़ छाड़ के सब कुछ इधर आ जाओ, हमारे साथ रहो। लड़के ने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं इस पर बातचीत करूंगा आगे। लगातार प्रेशर बना रहा था, दबाव बन रहा था। आखिरकार लड़के ने उस लड़की से बातचीत की। उसने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तुम्हारे 2 बच्चे भी आ चुके हैं हमारे, अब मैं इन्हें छोड़ूं तो इसमें भी परेशानी है। कुल मिला के इन दोनों ने फैसला लिया। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए क्या करूंगी? कुछ तो मेरे लिए इंतजाम करके जाओ। तभी दोनों की आपस में एक सहमति बन जाती है और सहमति बनने के बाद में ये तय होती है कि 1 लाख का तुम इंतजाम कर लो और तलाक ले लो। मैं अपने बच्चों के साथ ब्यूटी ब्लर का काम शुरू कर दूंगी और बच्चों की अपनी परवरिश करना शुरू कर दूंगी, तुम चले जाना। जैसे उस लड़की ने यह बात कही, अम्मेश कुमार और रिंकू अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। ये घटना से करीब करीब 3 महीने पहले आता है। आने के बाद अपनी माता से, अपनी बहनों से बात करता है। बात करने के बाद कहता है कि लड़की तैयार तो है, लेकिन वो 1 लाख मांग रही है, तुम्हें 1 लाख का इंतजाम कर देना चाहिए और उसके बाद फिर मैं उससे तलाक ले लूंगा। घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा ही फैलाया हुआ रायता है, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करो तुम अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं दोगे। इस तरह की बात थी। रोज घर में आए दिन कुछ ना कुछ कहासुनी होती रहती थी। ऐसे ही कहासुनी होती है 8 दिसंबर सन 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वो वक्त होता है। बेटा अपनी माँ से बातचीत कर रहा था। जब माँ से पैसे की डिमांड की जाती है तो माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ ने उसको पकड़ा और धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि तुम यहाँ से घर से बाहर निकलो। जब बात घर से बाहर निकलने की आती तो लड़का अपनी माँ से कहता है कि तुम भूल रही हो, दरअसल तुम यहाँ इस घर में मेहमान हो, ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। माँ यह बात पूछती है कि तुम कैसे मालिक हो? तभी वो याद दिलाता है कि राम नारायण का नाम सुना है। राम नारायण दरअसल उस लड़के के नाना होते हैं। बचपन में ही उस लड़के के नाना ने उसको नवासा कर दिया था, यानी पूरा उसको घर दे दिया था। और ये लोग अपना मूल जगह जो थी इसका केरावत कोतवाली क्षेत्र का गांव खरसेनपुर लगता था, वहां के ये मूल निवासी होते हैं। लेकिन जब इन्हें नवासा कर दिया गया था, घर दे दिया गया था, तब ये पूरा परिवार यहीं पर आके रहने लगता था। यानी यहाँ जो इनका गांव लगता है जफराबाद थाना क्षेत्र का अहमदपुर, वहां पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। तब उसने कहा था ये घर मेरा है, मेरे नाना ने मुझे दिया है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। जैसे ही माँ को उसने धक्का मारा, माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ ने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के को जड़ दिए। जैसे ही माँ ने थप्पड़ जड़े, लड़के को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पास में एक सिलबट्टा रखा हुआ था, वो पूरी ताकत के साथ उस बट्टे को उठाता है और अपनी माँ के सर में मार देता है। जैसे ही माँ के सर में बट्टा लग जाता है, माँ एकदम जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। इसी बीच में उसके पिता यानी कि श्यामलाल भी मौके पर आ जाते हैं। आकर देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी माँ पे इस तरह से हाथ उठा रहे हो, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुरंत वो अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद जैसे 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की जा रही थी, लड़के यानी कि अम्बेश कुमार और रिंकू ने अपने पिता को भी ठीक वैसे ही सिलबट्टा मारा जैसे कि अपनी माँ को मारा था। पिता भी और माँ भी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों तड़प रहे थे, कराह रहे थे। इसी बीच में वो 20 मिनट में जाता है। जो घर बना हुआ है वो 3 मंजिला है। 20 मिनट सहित 3 मंजिले नीचे वाले पोर्शन में जाता है और लोहा काटने वाली एक आरी लेके आता है। आने के बाद अपनी माँ के पैरों के हिस्से से वो
कई हिस्से काट देता है। अपनी माँ के पैरों को कई हिस्सों में काटता है। जैसे काट रहा था तो पिता रो रहा था, पिता चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसे लगता है कि शायद इसकी चीखने की आवाज कहीं बाहर तक न पहुंच जाए। इसी बीच में एक रस्सी का इंतजाम करता है और अपने पिता का तब तक गला दबाता है जब तक कि इसके पिता की मौत नहीं हो जाती। इधर तो पिता भी शांत हो जाता है। माँ में दम था ही नहीं, वो पहले से ही बेदम हो चुकी थी। उसने अपनी माँ के भी 3 हिस्से किए, एक हिस्सा सीने से, एक हिस्सा घुटनों से, पूरे शरीर के 3 हिस्से करता है। पिता के भी 3 हिस्से करता है और जो 3-3 हिस्से करने के बाद उनको प्लास्टिक के बोरे में यानी कि 6 बोरों के अंदर रख देता है। उसमें से कुछ इनका जो आंत थी, फिर गंदगी थी, वो जब निकलती है तो उसको एक साथ में पॉलीथीन के अंदर रख लेता है। ऐसा करते करते कल सुबह के 4 बज जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है, उठता है। उठने के बाद सारा सामान को अपनी गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है, यूपी 62B 6304, उस गाड़ी का नंबर होता है स्विफ्ट डिजायर का। उसी स्विफ्ट डिजायर की डिग्गी के अंदर वो 7 पैकेट रखता है। 7 पैकेट रखने के बाद में जिसमें उसके बैग के अंदर उसके पिता की लाश के टुकड़े थे और माँ की लाश के टुकड़े को उठाने के बाद सीधा लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और 8 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बिलाव घाट पर पहुंचने के बाद उन 7 के साथ जो पॉलीथीन के टुकड़े थे उनको फेंक देता है। और जैसे उसको फेंकता है वहां से फिर वापस अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो घर आने के बाद जब देखता है उसने तो माँ की लाश का एक हिस्सा था, पैर था, वही छूट जाता है। जल्दबाजी में उसे पता ही नहीं था। उसने फिर से पूरे घर की साफ सफाई की। हर एक हिस्से को उन्होंने साफ सुथरा करने के बाद में फिर एक थैले के अंदर अपनी माँ का पैर रखता है। और पैर रखने के बाद यहाँ से जलालपुर के पास एक सई नदी है, सई नदी में जाकर उस हिस्से को भी फेंक देता है। जैसे ही पुलिस वालों ने पूरे घटनाक्रम को सुना, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम बनाई जाती है। लगभग 40 गोताखोर होते हैं और यहाँ ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिरकार उसने अवशेषों को कहाँ फेंका था। जलालपुर सई नदी पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उस हिस्से को ढूंढा जाता है जो उसने सबसे आखिरी में फेंका था। वो हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन गोमती नदी के अंदर जब उस लाश के टुकड़े को ढूंढा जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा तो मिल जाते हैं, लेकिन पूरे हिस्से मिल नहीं पाते हैं। आखिरकार 40 गोताखोरों की मदद से तमाम कोशिशें की जाती हैं, तमाम प्रयास किए जाते हैं। ये पता चलता है या तो किसी जीव ने या फिर किसी मछली ने ये जो अवशेष थे इनको खा लिया। लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो तीनों बहनों को यकीन नहीं हो रहा था, बुआ को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लगभग 750 किलोमीटर दूर बैठी है उसकी पत्नी होती है। उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने कुछ इस कदर भयंकर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम का रिक्रिएशन कराया, पुलिस वाले जाते हैं तुमने कैसे कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब उसने इस घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया, करीब 25 मिनट उसे लगे थे और 25 मिनट तक उसने रोते रोते सुबकते हुए पूरी कहानी सुनाई। जब वो इस कहानी को सुना रहा था, रो रहा था। हर कोई इस बात को देखने के बाद भावुक हो जाता, सोचने पर मजबूर हो जाता। उससे पूछा जाता कि तुमने ये सब क्यों किया, तो कहने लगता कि मुझे खुद नहीं पता कि क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था और ये सब कैसे होता चला गया। उसने गलती तो करी, उसने अपने पिता अपने माता को मार दिया। न केवल अपने माता पिता को मारा बल्कि जो उसके 2 बच्चे कोलकाता में रह रहे हैं, उसकी पत्नी रह रही है, वो भी एक तरह से बेवा की तरह जिंदगी जिएगी। और जो बहनें थी उनका इकलौता भाई अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेगा। उनकी बहनों का भी क्या होगा, सोचकर सदमा लगेगा। जो उसकी बुआ थी जो अपने भैया और भाभी से रोज सुबह शाम बात करती थी, वो कभी अपने भैया और भाभी से बातचीत नहीं कर पाएगी। जैसे ही घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इकलौते लड़के ने आखिरकार इतने भयानक घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको एक तरह से अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है, आपको
बताना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई घटना में।